हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। और यहाँ मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के प्रश्न लेकर आई हूँ जो आपकी उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की सीरीज़ के हिसाब से होंगे। और आपकी जो जितनी भी सरकारी परीक्षाएं हैं, चाहे वो आपका यूपी लेखपाल हो या आपका एमपी टेट हो या फिर आपका टेट हो, सी टेट हो, एस टेट हो या आपका यूपी कांस्टेबल हो, यूपीएसआई हो, उसमें आने वाले हिंदी से जहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, पहली बात आप मुझे बताइए कहाँ से बनेंगे। यहीं से बनेंगे। और इस पेपर की सीरीज़ को अब आपके लिए वैसा ही सेट किया जाएगा जैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, सेम टू सेम वैसा ही। तो फ्रेंड्स, हम एक पॉजिटिव थॉट के साथ अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा थॉट है आपके लिए, पहाड़ की ऊंचाई कभी आपके रास्ते नहीं रोकते। पहाड़ की ऊंचाई कभी आपके रास्ते नहीं रोकते, लेकिन जूतों में पड़े कंकड़ आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो निकाल फेंको उस कंकड़ को और बढ़ जाओ अपनी मंजिल की तरफ। जो आपके अंदर आलस भरा हुआ है ना कि अभी नहीं, कल करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, ऐसा मत करिए। आपका जो कंकड़ है वो क्या है? आपका आलस है, खुद का आलस। तो उस आलस को हटाइए और अपने लक्ष्य की तरफ से ध्यान दीजिए। तो चलते हैं, हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं सीरीज़ में। और क्लास को देखने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इस पर जोड़िए, जिससे हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस की क्लास लेकर आएँ और आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य पर विजय प्राप्त करें। चलिए चलते हैं, हम अब आज का आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर आज का पहला जो प्रश्न है वो है, जो व्याकरण जानता है वाक्य के लिए एक शब्द क्या है। तो इसका जो उचित उत्तर है, जो व्याकरण जानता है इस वाक्य के लिए एक शब्द है व्याकरण। क्या है? व्याकरण। अच्छा, तो वैज्ञानिक कौन होगा? जो विज्ञान जानता है, जो विज्ञान जानने वाला वैज्ञानिक होता है, जो विज्ञान जानता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और तो बहुयज्ञ क्या होगा? बहुयज्ञ जो बहुत जानता है, जो सब कुछ जानता है नहीं, जो बहुत जानता है, जो बहुत जानता है। ठीक है। इसके बाद आपको बता दूं, क्वेश्चन तो आपका एक था, लेकिन यहाँ पर हमने कुल कितने क्वेश्चन कवर किए? 3 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन के साथ हम 3 क्वेश्चन कवर करते हुए चल रहे हैं। आइए चलते हैं, अपने प्रश्न को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो यहाँ हमारा अगला प्रश्न है जो फ्रेंड्स, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। थोड़ी डिटेल्स में आप देख लीजिए। सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए। और सरस्वती प्रथमतः जो है वो काशी में प्रकाशित होती थी। तो सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो वो काशी। ठीक है, एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि सरस्वती पत्रिका का प्रथम प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो आप वहाँ प्रश्न का उचित उत्तर लगाएंगे काशी। ठीक है, और दोबारा से फिर ये जो पत्रिका प्रकाशित होने लगी, दोबारा से अभी मॉडर्न टाइम में, तो दोबारा से ये जो प्रकाशित होने लगी, तो इसका उचित उत्तर है प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज ही अब आपको लिखा हुआ पेपर में मिलेगा, इलाहाबाद लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अगर पुनः प्रकाशन इसका पूछा जाए तो आप उसका उचित उत्तर लगाएंगे प्रयागराज। ठीक है, और कब ये प्रकाशित हुई थी? तो 1903 में। किसने प्रकाशित की थी? किसके द्वारा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। पहले कहाँ प्रकाशित होती थी? काशी से। ठीक है, तो एक प्रश्न के साथ साथ हम अपने कई क्वेश्चंस और कई फैक्ट्स क्लियर करते हुए चल रहे हैं। इसी के साथ हम अपने प्रश्नों को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आइए, तो हमारा अगला प्रश्न है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? तो यहाँ क्या मैथिली शरण गुप्त जी को? नहीं। पंत जी को? हो सकता है हरिओत जी, दिनकर। देखिए, चिदम्बरा सबसे पहले बताइए रचना किसकी है? तो चिदम्बरा पंत की है, सुमित्रा नंदन पंत। इनका पूरा नाम है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनको चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रा नंदन पंत को कब मिला था? तो मैं आपको इनका सन बता देती हूँ, 1968 में।
ठीक है, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा दी। ये हमारा यहाँ प्रश्न है। अब हम अपने प्रश्न के बाद अपने विकल्पों की तरफ ध्यान देते हुए जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा इस प्रश्न का जो है उचित उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न का जो उचित उत्तर है मित्रों, वो होगा बीज पवन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज पवन काल की संज्ञा दी। ठीक है, आदिकाल में ही मैं आपको बता दूं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को भक्ति काल के बीज काव्य रूप में परिलक्षित हुए, जिसके आधार पर उन्होंने आदिकाल को बीज पवन काल की संज्ञा से विभूषित किया था। ठीक है, जब आदिकाल में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को भक्ति काल बीज का रूप में परिलक्षित किया गया, तब इन्होंने आदिकाल को बीज पवन काल की संज्ञा दी थी। संज्ञा देना मतलब नाम दिया था। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने प्रश्नों को आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर क्या है, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर लिखा है कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। हिंदी जो हमारा शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो आप संस्कृत बिल्कुल मत लगाइएगा यहाँ। संस्कृत हिंदी जो शब्द की, हिंदी भाषा की बात नहीं हो रही, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है यहाँ ये बात हो रही है। तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हिंदू जैसे फारसी शब्द से हुआ है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। आपको बता दें, ये जो फारसी रूपांतरण है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, ये आपका राइट आंसर यहाँ होगा कौन सा, फारसी। ठीक है, कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो इसका उचित उत्तर फारसी होगा। ठीक है, और फारसी को पहले सिंधु संस्कृत में फारसी को सिंधु कहते थे, और सिंधु जो वर्ड है वो संस्कृत का है और हिंदी जो वर्ड है वो फारसी का है। तो यहाँ पर उचित उत्तर आपका फारसी जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं और एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। अभी आपने देखा होगा हाल ही में कितने आपके रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं और आते रहते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो मान के चलिए प्रीवियस ईयर के सेट अगर आप लगाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के, तो वहाँ से आपको 50%, 70% इस तरीके से मिल ही जाता है पेपर में। ठीक है, क्वेश्चंस कहीं से नए बन के आते हैं, बस हमारा फैक्ट जो होता है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर होना चाहिए, बाकी हम सब अपने आप सही कर ही लेते हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब शुद्ध, जो संस्कृत भाषा का हूबहू शब्द वैसा ही रहता है वो शब्द। आँख, पाँव, गाँव नहीं, ग्रह यहाँ पर बिल्कुल सही शब्द है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। यहाँ हमारा अगला प्रश्न जो है वो आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इस पंक्ति में हमसे अलंकार पूछा गया है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि इस पंक्ति में जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है, और रूपक अलंकार में जो है इसमें भी उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया गया है। जो उपमेय है इसको उपमान के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, इस पंक्ति में जैसे यहाँ पर अंबर पनघट, तारा घट, ऊषा नागरी, आप सबके बीच में देख रहे हैं डैश योजक चिन्ह लगा हुआ है। नागरी प्रयोग घोषित करता है, ऊषा काल रूपी चतुर स्त्री तारों के समूह रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। पंक्ति हमारी ये कह रही है। तो यहाँ इसका जो उत्तर है वो आपका रूपक अलंकार जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ अब हमारा अगला प्रश्न है, मैं, हम, तुम आदि शब्द कैसे शब्द हैं? क्या ये संबंधवाचक हैं, अनिश्चयवाचक हैं, पुरुषवाचक हैं या प्रश्नवाचक शब्द हैं? तो मित्रों यहाँ पर जो ये जो प्रश्न है इसका उचित उत्तर जो है वो होगा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड कुछ तथ्य जान लेते हैं। मैं, हम, तुम, तू, ये सारे शब्द मध्यम तथा उत्तम पुरुष से जुड़े हैं, अतः ये सारे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ये जितने हैं ये किससे जुड़े हैं? ये पुरुष से जुड़े हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम से। ठीक है, उससे जुड़े हुए हैं। आइए थोड़ा इन पर और बातचीत हो जाए। इसमें उत्तम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब जैसे मैं आपको यहाँ इसके एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मैं,
ठीक है। और हम, ये आपका उत्तम पुरुष हो गया। उसके एग्जाम्पल, तू, तुम और आप, ये हमारे हो गए मध्यम पुरुष। वह, वे, यह, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोल सकते हैं हम इनको। जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं वो अन्य पुरुष में आ जाएंगे। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, बीच वाले व्यक्ति के बारे में कोई बात हो रही है। उत्तम में हम अपनी बात कर रहे हैं, सेल्फ अपने को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, वो उत्तम में आ जाएगा। मैं, हम, ये सारी चीज़ें क्लियर। चलते हैं आगे। तो यहाँ हमें एक पंक्ति दे रखी है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुबत भूषण बिनु ने बिजराई कविता बनिता मित। इस पंक्ति में जो अलंकार है वो मैं आपको बता दूं कि इस पंक्ति में आपसे अलंकारी पंक्ति में किस कवि ने इस पंक्ति को लिखा है, ये यहाँ पर ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो केशव दास है। केशव दास जो थे वो हिंदी साहित्य इतिहास में रीतकालीन अलंकारवादी कवि थे। उनके अनुसार सुंदर लक्षणों वाली, सुंदर रंग और सरस गुणों वाली स्त्री, कविता तथा मित्रता कितनी भी रुचिपूर्ण क्यों ना हो, किंतु अलंकार बिना ये तीनों ही विभूषित नहीं होती हैं। इस पंक्ति का अर्थ केशव दास इस पंक्ति में इस अर्थ को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये जो हमारी पंक्ति लिखी गई थी, ये पंक्ति जो है वो है केशव दास जी की। ठीक है, केशव दास। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारी सीरीज इतनी ही थी फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है।